तो बच्चों आज हमारा पहला टॉपिक है वॉट लेस करंट। वॉट लेस करंट। अभी देखो बच्चों, वॉट का तो मतलब होता है पावर, तो ये एक तरह से हुआ पावर लेस करंट। पावरलेस करंट या वॉटलेस करंट मीनिंग करंट विच कंज्यूम्स zero power for its मेंटेनेंस। जो करंट कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर रहा या पावर जीरो आए, तो ऐसे करंट को बच्चों हम बोल देते हैं वॉटलेस करंट। अगर किसी सर्किट में, एसी सर्किट में पावर जीरो है लेकिन करंट फ्लो कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि करंट क्या है, वॉटलेस करंट। देखो कैसे, हमने देखा आरएलसी सर्किट में वोल्टेज और करंट में एक फेज डिफरेंस है और वो फेज डिफरेंस है फाई। प्लीज आप लोग ध्यान से थोड़ा इस डायग्राम को समझना की कोशिश करना। इन दोनों में एक फेज डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस है फाई। ठीक है। अब पावर इन एसी सर्किट, पावर का फॉर्मूला है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई। ठीक है। अभी ये जो पावर का फॉर्मूला है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, इसमें फाई क्या है, इसमें फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में मैं वोल्टेज से परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ले लेता हूँ। ये देखो ऐसे, ये देखो ये जो येलो लाइन मैंने बनाई है, ये वोल्टेज वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, मान लो इसको वाई एक्सिस कह दें और वोल्टेज वाली एक्सिस को सपोज एक्स एक्सिस कह दें। वैसे एक्स वाई तो पोजीशन के लिए होता है, सिर्फ आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि एक वर्टिकल दोनों परपेंडिकुलर हैं। और अब हम करंट आई का कंपोनेंट कैलकुलेट करें। एक कंपोनेंट वी की डायरेक्शन में कैलकुलेट करें और एक वी से परपेंडिकुलर इस येलो लाइन की डायरेक्शन में फाइंड आउट करें। तो ये जो येलो लाइन की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, ये आएगा बच्चों आई साइन फाई, क्योंकि आई करंट वी के साथ तो फाई एंगल बना रहा है बट इसके साथ फाई एंगल नहीं बना रहा। ये आएगा बच्चों आई साइन फाई। इस करंट को हम कहते हैं वोट लेस करंट। वॉट लेस करंट। ठीक है। और जो करंट आपका V की डायरेक्शन में आएगा उसको हम कहते हैं वर्किंग करंट। उसकी कितना वैल्यू आएगा, वो आएगा I cos फाई। सो इसको कह देते हैं वर्किंग या पावर कंज्यूमिंग करंट। सो इसको सपोज मैं I डैश कह देता हूँ अभी सिंपली, I डैश I cos फाई और I sin फाई। तो दोबारा सुन लो मैंने क्या किया है। मैंने आपको बताया कि RLC सर्किट में वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम आरएलसी सर्किट के लिए ऐसा था। इसमें करंट और वोल्टेज में एक फेज डिफरेंस था फाई। मैंने एक एक्सिस सिलेक्ट कर ली है जो V से परपेंडिकुलर है, ये साइड। अब मैंने करंट I के दो कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लिए। एक कंपोनेंट V के डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लिए, वो कंपोनेंट है I cos फाई। और एक कंपोनेंट V से परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिए, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है I sin फाई। तो ये जो I cos फाई है बच्चों, इसको तो कहते हैं वर्किंग कंपोनेंट। और ये जो I sin फाई करंट है ना,
इसको कहते हैं वोल्टलेस करंट। क्यों कहते हैं वोल्टलेस करंट? आप देखो, हमने करंट के दो पार्ट कर दिए, तो अब ये जो आई करंट था इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसके तो दो पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट कौन कौन से हो गए? एक आई साइन फाई और एक आई कोस फाई, जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं। देखो, अब जो आई साइन फाई वाला करंट है बच्चों, वो वोल्टेज की एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। इट मींस आई साइन फाई करंट को अगर आई डैश कह दें तो वो आई डैश वी से परपेंडिकुलर है, इसलिए वहां पर ये एंगल इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, आई डैश और वी में। और पावर के फॉर्मूला में आता है कि अगर वोल्टेज और करंट में एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो वहां पे पावर का वैल्यू जीरो माना जाएगा। अगर वोल्टेज और करंट में एंगल ही 90 डिग्री हो गया तो पावर जीरो हो गया। इट मीन्स आप कह सकते हो बच्चों, आई साइन फाई एक ऐसा करंट है जिसके केस में पावर जीरो आएगी, इसलिए इस करंट को वोल्टलेस करंट कह सकते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि एसी सर्किट के अंदर पूरे का पूरा करंट पावर कंज्यूमिंग करंट नहीं होता है। कितना करंट पावर कंज्यूमिंग करंट है और कितना करंट पावर कंज्यूमिंग करंट नहीं है, वो इस फेज एंगल पर डिपेंड होता है। तो अगर ये फेज एंगल फाई है तो बच्चों आई साइन फाई ऐसा करंट होगा जिसके लिए एंगल वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री होगा, और वो करंट पावर कंज्यूमिंग करंट नहीं होगा। दूसरी तरफ आई और वी के केस में आपका ये जो कंपोनेंट है ये आई कोस फाई बनेगा। मतलब इसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, और सेम फेज में होंगे तो ये वाला करंट हमारा ऐसा होगा कि जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इसके केस में एंगल जीरो हो जाएगा। तो अभी हम याद पे समझ लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टलेस करंट। वोल्टलेस करंट, तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों, करंट विच कंज्यूम्स zero power for its maintenance in AC circuit is called wattless current, and the value of this wattless current is equal to I sin phi. Value of this wattless current is I sin phi. ठीक है बच्चों, अब बताओ किसी को इस पॉइंट को समझने में डाउट, वॉटलेस करंट को? एनी डाउट रिलेटेड टू वॉटलेस करंट? नो सर। ठीक है, तो आपको ना इसमें सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको सपोज करंट गिवन हो और फेज एंगल पता हो तो आप इजीली वोल्टलेस करंट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई न्यूमेरिकल भी आ गया ना तो बस ऐसे ही होगा कि आपको दो बातें पता होनी चाहिए वोल्टलेस करंट कैलकुलेट करने के लिए, एक तो करंट एंड फेज एंगल फाई। करंट आई नॉन होना चाहिए, फेज एंगल फाई नॉन होना चाहिए। इनकी हेल्प से हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस करंट को हम बोलते हैं वोल्टलेस करंट। अभी देखो नेक्स्ट आता है, और इस करंट में जो एंगल है वो 90 होने के कारण पावर कंज्यूम नहीं करता है ये करंट। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों आज का, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। देखो एक बार दोबारा सुन लो, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट हो रहा है, एक बार सुन लो, सारे बच्चे दोबारा देख लो बच्चों। ये है वोल्टेज,
ठीक है, ये है करंट आई, ये है इनके बीच में एंगल फाई। पावर का फॉर्मूला है V RMS I RMS cos फाई, ये पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, पावर का ये फॉर्मूला में जो फाई एंगल है वो एंगल है बिटवीन V एंड I, जो भी आपकी वोल्टेज और करंट है उनके बीच का फेज एंगल है। अगर आपका ये फेज एंगल 90 डिग्री हो गया तो आपकी पावर आ जाएगी 0, और अगर ये आपका एंगल 0 डिग्री हो गया तो आपकी पावर हो जाएगी V RMS मल्टीप्लाइड बाय RMS। ठीक है, तो अब हम किसी भी एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट हम उसका V की डायरेक्शन में I का कंपोनेंट कर सकते हैं और एक V से परपेंडिकुलर कर सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पे V की डायरेक्शन में हमारा ये जो I की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ये होगा I sin फाई, और V की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा ये होगा I cos फाई। अब देखो, या तो आप I लेट करो या ये दो कंपोनेंट लेट करो, बात एक होती है। ठीक है, तो अब क्योंकि आपने कंपोनेंट ले लिए तो ये हटा देते हैं हम I वाला वेक्टर। अब हम मान लेते हैं हमारे पास दो ही करंट है, टोटल जो I करंट होता है हमने उसके दो पार्ट कर दिए हैं। उसमें से एक पार्ट है I cos फाई, एक पार्ट है I sin फाई। I cos फाई के केस में वोल्टेज के साथ इसका एंगल 0 डिग्री है। I sin फाई के केस में वोल्टेज के साथ इसका एंगल 90 डिग्री है। जहां ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा वहां पावर 0 आएगा, और जहां एंगल 0 डिग्री होगा वहां पावर हो जाएगा वोल्टेज मल्टीप्लाइड करंट। करंट क्या है? I cos फाई, वोल्टेज क्या है? V। सो देखो वही पावर का फॉर्मूला दोबारा आ गया ना, ये देखो VI cos फाई, VI cos फाई। बट हमें ये पता चल गया कि पूरे का पूरा I अमाउंट ऑफ करंट पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, उसका एक पार्ट पावर कंज्यूम कर रहा है, वो पार्ट है I cos फाई। इसको वर्किंग कंपोनेंट कह देते हैं, कि जिसकी वजह से सर्किट वर्क कर रहा है, जो पावर कंज्यूम कर रहा है। और ये I sin फाई कंपोनेंट यहाँ पे पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको वोटलेस कंपोनेंट कह देते हैं। अब इस पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चों, सिंपल न्यूमेरिकल होंगे, आपको ये बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? सपोज आपको I गिवन हो, आपको फाई गिवन हो, सो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो I sin फाई। नेक्स्ट है शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। नेक्स्ट टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को समझने के लिए पहले हम रेजोनेंस को थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, तभी हम शार्पनेस पर आएंगे। रेजोनेंस क्या था बच्चों? रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट is a condition where XL becomes equals to XC, and when this happens, impedance of the RLC circuit becomes minimum, and that minimum value equals to just the resistance of LCR circuit. This resonance is achieved at a frequency called resonating frequency, which is given by 1 by 2 pi LC under the root. This is called resonating frequency. At this resonance, current in the RLC circuit is maximum
while impedance in the RLC circuit is minimum। तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ग्राफ करवाया था बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, जब रेजोनेंस का टॉपिक समझाया तो वहां एक ग्राफ करवाया, बेल शेप। हाँ, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट। तो आज का ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इसी ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, ग्राफ ऐसा था, ठीक है। इस ग्राफ में शो किया गया है कि ये करंट मैक्सिमम हो रहा है एक फ्रीक्वेंसी पर, उसका नाम है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और वहां पे ये मैक्स वैल्यू ऑफ करंट है, और ये मैक्स वैल्यू ऑफ करंट है V डिवाइड बाय R। इसके बाद सेकंड केस है, मान लो कि आपका RLC सर्किट में रेजोनेंस का कर्व ऐसा आता, ठीक है। पहला तो मैंने कर्व येलो वाला बताया आपको, ये दूसरा कर्व मान लो सपोज हमारा कर्व ऐसा ऑब्टेन होता है, ये ब्लू लाइन वाला। तीसरा केस है बच्चों, मान लो हमारा कर्व ऐसा ऑब्टेन होता, ये पिंक लाइन वाला। सो व्हाट डू यू थिंक इन तीनों कर्व में क्या डिफरेंस है? और चलो एक कर्व और बना देता हूँ, थोड़ा और कंपैरिजन हो जाएगा। और सपोज बच्चों एक कर्व ऐसा होता, कर्व नंबर 4। इन चारों कर्व्स में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो चलो मान लो हम सबका सेम बना भी लेते हैं किसी भी तरह से, फिर उसके बाद और भी कुछ डिफरेंस है इनके अंदर। डिफरेंस है कर्व की फ्लैटनिंग का और कर्व की पीक का। देखो एक केस में कर्व ऐसा है बिल्कुल टॉप पर ऐसा, दूसरे केस में कर्व ऐसा है कि सपोज टॉप पे पहुंच के फ्लैट हो जाता है लाइक दिस। तीसरे केस में कर्व ऐसा है, फ्लैटनिंग और बढ़ जाती है ऐसे, ठीक है। फोर्थ कर्व सपोज ऐसा है, ये फ्लैटनिंग और बढ़ गया ऐसा कुछ। तो इन चारों कर्व में से जो व्हाइट वाला कर्व है वो सबसे ज्यादा शार्प है, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, यानी कि ये चारों कर्व रेजोनेंस तो शो कर रहे हैं, लेकिन जो फोर्थ वाला कर्व है वो शार्प है। वो शार्पनेस में क्या हो रहा है कि जैसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आती है, अगर हमारा कर्व शार्प होगा तो क्या फायदा होगा, इससे क्या हमें समझ आता है? देखो ये कर्व शार्प है, ये कर्व ये शो करता है कि जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग लेवल पे पहुंचती है, आपके सर्किट में करंट मैक्सिमाइज्ड हो जाता है। लेकिन जैसी फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, करंट उसी समय घट जाता है, बिल्कुल जीरो के पास पहुंच गया, एकदम कम हो गया। लेकिन अगर आपका कर्व शार्पर नहीं होगा तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी पर भी आपके कर्व में करंट की वैल्यू काफी मैक्सिमाइज्ड होगी, एकदम करंट डिक्रीज नहीं होगा। देखो हमें ये जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है ये यूज करना होता है ट्यूनिंग सर्किट्स में, ट्यूनिंग सर्किट्स या रेडियो में यूज होते हैं ये सर्किट, रेडियोस में। ट्यूनिंग सर्किट क्या है? मान लो हमारी फ्रीक्वेंसी 91.9 मेगाहर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी है, एक चैनल है जो कि हमें रेडियो में सुनना है। अभी इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 91.9 से ज्यादा होगी सपोज 92 मेगाहर्ट्ज, थोड़ा सा हमने 0.1 ज्यादा ले लिया, 0.1 कम ले लिया, 91.8 मेगाहर्ट्ज। तो अब हमारा रेडियो कैसे काम कर रहा है कि ना वो 91.8 पर भी जो ये वाला 91.9 वाला चैनल था उसको रिसीव कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी पर भी रिसीव कर रहा है, और 92 पर भी उसी साउंड को रिसीव कर रहा है बट विथ सम नॉइस। बट 91.9 पर वो बिल्कुल क्लियर रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि 91.8 और 92 पर हमें कोई साउंड रिसीव ना हो,
हमारा सिग्नल रिसीव ना हो, एग्जैक्टली 91.9 पर रिसीव हो। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा रेजोनेंस ऐसा बनेगा बिल्कुल कि 91.9 पर तो एकदम वो शार्प हो जाए, रेजोनेंस पीक पर पहुंच जाए करंट, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी उससे कुछ कम हो जाए, 91.8 हो जाए या 92 हो जाए, तो करंट इतना कम हो जाए कि उस करंट से कोई साउंड ही ना प्रोड्यूस हो पाए। तो ऐसे केस में कहेंगे शार्पर रेजोनेंस। लेकिन अगर आपका रेजोनेंस ऐसा बन रहा है तो क्या शो हो रहा है, इसका मतलब है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर भी करंट मैक्सिमम है, उससे थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी पे भी करंट मैक्सिमम है, लाइक ये केस हो रहा है। समझ आ रही है कुछ बात? सर। वहां देखो ये लेवल करंट का बिल्कुल एकदम लो हो गया और रेजोनेंस पर एकदम हाई हो गया, लेकिन यहाँ शार्पर नहीं होगा अगर रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पे भी करंट हाई होगा और उससे थोड़ी ज्यादा या कम फ्रीक्वेंसी पे भी हाई होगा। तो मतलब आपका जो रेडियो है वो ये सिग्नल भी रिसीव करेगा, ये भी, तो वो हर एक चैनल को रिसीव करेगा, मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होने लगेगा और किसी भी फ्रीक्वेंसी पे क्लियरिटी नहीं शो करेगा। तो क्लैरिटी के लिए हमें रेजोनेंस का शार्पनेस ज्यादा चाहिए होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे चेक करते हैं कोई सर्किट ज्यादा शार्पर रेजोनेंस बना रहा है या नहीं। तो उसके लिए उस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर निकाला जाता है, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर की फुल फॉर्म है क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये क्वालिटी फैक्टर किसी एलसीआर सर्किट का हाई होता है, हाइयर क्यू फैक्टर मीन्स शार्पर रेजोनेंस। जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर हाई होगा रेजोनेंस उतना ही ज्यादा शार्प बनेगा। हाइयर क्यू फैक्टर मीनिंग शार्पर रेजोनेंस। सो क्यू फैक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बच्चों एक्सएल डिवाइड बाय रेसिस्टेंस या फिर एक्सी डिवाइड बाय रेसिस्टेंस एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्सी तो इक्वली होते हैं ना, तो चाहे आप एक्सएल डिवाइड आर करिए या एक्सी डिवाइड बाय आर करिए। ठीक है, तो ये क्यू फैक्टर हो जाता है। एक और इसका फॉर्मूला होता है 1/r L/C अंडर द रूट। तो अगर हमें एलसीआर सर्किट में रेसिस्टर की वैल्यू, इंडक्टर और कैपेसिटर पता है, तो भी हम यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला ऊपर वाले से ही बना है। जैसे आपका क्यू फैक्टर एक्सएल बाय आर है, तो एक्सएल क्या होता है 2πfl डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो अब आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर सकते हो रेजोनेंस वाले फॉर्मूला से। फ्रीक्वेंसी इज 2π/LC अंडर रूट। तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पुट करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा 1/r L/C अंडर रूट। तो क्वालिटी फैक्टर हम हमेशा एलसीआर सर्किट का हाइयर रखते हैं, हाइयर क्वालिटी फैक्टर। सो जितना ज्यादा हाइयर क्वालिटी फैक्टर होगा उतना ज्यादा शार्पर आपका रेजोनेंस होगा, शार्पर रेजोनेंस, और उतनी अच्छी उस एलसीआर सर्किट में ट्यूनिंग होगी, बेस्ट ट्यूनिंग इन द चैनल सिलेक्शन। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं ग्राफ से पूरा शॉर्ट में हमें कैसे याद रखना है। सबसे पहले आपके पास आएगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो इस पर बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों, इस पे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पर। सो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का ऐसा ग्राफ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस तो आप दो ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो। आप बता सकते हो ग्राफ नंबर 1 शार्पर रेजोनेंस है, 2 शार्पर रेजोनेंस नहीं है। फिर दूसरा आपको याद करना है शार्पनेस को किससे मेजर करते हैं, क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट से। क्वालिटी फैक्टर को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सएल डिवाइड बाय आर
एक्स एल डिवाइड बाई आर, या फिर इसका फॉर्मूला होता है एक्स सी डिवाइड बाई आर, और दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों इसका 1/r एल बाई सी अंडर रूट। तीसरा फॉर्मूला होता है बच्चों एक्सएल का, एक्सएल भी जरूरत पड़ सकता है 2πfl, और एक्सी निकालना हो तो 1/2πfc। और यहाँ पे जो f है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 1/2πlc अंडर द रूट, इसलिए ये वाला ही फॉर्मूला आपका यूज होगा कैलकुलेट करने में। फिर हायर क्यू फैक्टर मीन्स शार्पर रेजोनेंस। तो इतना पार्ट आप नोट कर लो शार्पर रेजोनेंस से रिलेटेड। और इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसकी डेफिनेशन है स्टैटिक डिवाइस यूज्ड टू चेंज लेवल ऑफ एसी वोल्टेज ठीक है। तो स्टैटिक का मीनिंग है कि इसके अंदर कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, नो मूवेबल पार्ट। अब एसी वोल्टेज के लेवल को चेंज करने का मतलब है टू इंक्रीज और डिक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज, टू इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एसी वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ एसी। बच्चों ध्यान दो कि जो ट्रांसफॉर्मर होगा, अभी मैं आगे समझाऊंगा भी कि ऐसा क्यों है। इट डू नॉट वर्क्स ऑन डीसी सप्लाई, तो ये डीसी वोल्टेज या करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये तो था इसकी डेफिनेशन। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक तो ट्रांसफॉर्मर का आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा। इसमें एक ये आयरन का कोर होता है, कोर पार्ट आयरन का बना होता है, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आयरन कोर। अब इसके ये दो लिम्स पे वाइंडिंग्स हुई होती हैं बच्चों, यहाँ पे देखो ये ऐसे, ये कॉपर की वायर वाउंड होती है इसमें, इस साइड भी ये कॉपर की वायर वाउंड होती है। अब एक साइड जो कॉपर की वायर वाउंड है उसके साथ हमने एसी इनपुट सप्लाई दिया होता है, एसी इनपुट सप्लाई, यानी वो वोल्टेज दिया होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जिसके जिसके साथ, जिस वाइंडिंग के साथ हमने इनपुट सप्लाई कनेक्ट किया होता है उसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वायर, प्राइमरी कोयल, प्राइमरी वाइंडिंग। दूसरी साइड की जो वाइंडिंग है उसके साथ हम एक लोड या एक डिवाइस लगा देते हैं, लोड बोलते हैं उसे जनरली कॉमन लैंग्वेज में, जिसको भी हमें वो इंक्रीज वोल्टेज सप्लाई करना है, इंक्रीज डिक्रीज वोल्टेज, उसे लोड कहते हैं। तो इस तरह की ये वाइंडिंग जो लोड से जुड़ी होती है इसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ये है ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन। कई तरह के ट्रांसफॉर्मर में, जैसे यहाँ पे
प्राइमरी अलग जगह है, सेकेंडरी अलग जगह है। तो कई ऐसे ट्रांसफॉर्मर भी होते हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक सेम सिलेंड्रिकल बेस पर वाउंड किया होता है टू अवॉइड द लीकेज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पे ये एक वाइंडिंग कर देंगे हम इसी सिलेंडर पर ये, ठीक है। तो ये सपोज हो गया प्राइमरी वाइंडिंग जिससे इनपुट दिया है हमने, और एक वाइंडिंग यहीं पर और है बच्चों, ये देखिए ये वाइट से शो कर दिया हमने, और इस वाइंडिंग के एंड्स को हम लोड से कनेक्ट कर देंगे, और इस तरह की साइड की वाइंडिंग को कह देंगे सेकेंडरी, और येलो लाइन को कह देंगे प्राइमरी, ठीक है। तो ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। पहले तो बताओ यहां तक कोई डाउट, कंस्ट्रक्शन तक, ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन और डेफिनेशन तक कोई डाउट? तो अब आता है कि ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सर एक बार डायग्राम दोबारा बताना। हाँ भी यहीं पे दोबारा बना रहा हूँ, देखो वर्किंग में, देखो वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर को समझने में हम डायग्राम से ही समझते हैं। देखो एक साइड है बच्चों ये प्राइमरी वाइंडिंग, इस ये प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जिसके साथ इनपुट आपने दिया है। दूसरी साइड होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग वो है जिससे आउटपुट आपने लिए, जहां से आप आउटपुट ले रहे हैं, लोड कनेक्टेड है। अभी हमने प्राइमरी पे जो करंट सप्लाई किया वो एसी करंट है बच्चों, ये देखो एसी करंट। तो एसी इनपुट क्या करेगी, एसी इनपुट जब इस कॉइल में से पास होगी, तो ये कॉइल है, तो कॉइल में से जैसे ही करंट पास होता है बच्चों, उससे फ्लक्स बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स को फाई सिंबल से शो करते हैं। और ये जो सारा कोर पार्ट है ये आयरन का बना हुआ है। आयरन होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें से फ्लक्स बहुत इजीली पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत इजीली उसके अंदर से पास होती हैं, बाहर की एयर में लॉस नहीं होती हैं। सो ये फ्लक्स यहाँ पे सर्कुलेट होने लगता है, और पास होते 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 ये फ्लक्स सेकेंडरी कोयल में से भी पास होने लगता है। ये साइड थी प्राइमरी, और ये है बच्चों सेकेंडरी। तो ये फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से भी पास हो रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि एसी करंट था हमारा, करंट चेंजिंग था विद टाइम, तो उस चेंजिंग करंट से जो फ्लक्स बनेगा वो भी चेंजिंग होगा, फ्लक्स विद टाइम चेंजिंग, फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो वो चेंजिंग फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल में से भी पास होगा। प्राइमरी ने तो उसे प्रोड्यूस किया है, सेकेंडरी में से वो पास होगा, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो हमसे पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, हम दो लॉज यहाँ पे लिखेंगे, पहला म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर और दूसरा फेराडेज के लॉज पर। फेराडेज लॉज, फेराडेज लॉ कैसे, क्योंकि ये चेंजिंग फ्लक्स है, तो फेराडेज लॉ कहता है कि जब भी किसी कॉइल में से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है। तो यहाँ सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, और उस ईएमएफ की वजह से सेकेंडरी कॉइल में या आउटपुट में करंट आने लगेगा, ठीक है। तो इट मींस
प्राइमरी सर्किट का काम क्या है कि जो करंट उससे आया उसने उससे फ्लक्स में चेंज कर दिया। फ्लक्स आयरन का क्या काम है, फ्लक्स आयरन में से इजिली पास होके सेकेंडरी कोयल तक पहुंचा। सेकेंडरी कोयल में क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन हुआ और फ्राइडेज के लॉज के अकॉर्डिंग सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करने लगा। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है कि एक कॉइल में से करंट चेंज हो रहा है और उसके नियर बाय कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। जैसे देखो ये एक कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी वो होती है बेसिकली जिसमें से करंट जा रहा हूं, तो एसी करंट है, करंट चेंज होता रहेगा। फिर इसके नियर बाय एक कॉइल है, ये इसको सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी में मान लो गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो आप देखोगे कि प्राइमरी कॉइल में जब करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो उसकी सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल कहा जाता है। और ये क्यों इंड्यूस हुआ, तो ये फेराडेज के ये खा तो ले पहले, ये फेराडेज के लॉज के अकॉर्डिंग इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये हमारा होता है म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। तो इन कुछ पॉइंट्स को जोड़कर हम कह सकते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस चैप्टर नंबर 6 में किया था। तो जब ये जो वेरिएबल फ्लक्स यहाँ पर हमने बनाया, एक बार ऊपर डायग्राम में देखो, यहाँ ये जो ऊपर ये जो फ्लक्स है वेरिएबल, ये वेरिएबल फ्लक्स इस प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक कर रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक कर रहा है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, प्राइमरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जिसे बैक ईएमएफ कहते हैं या सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, सेकेंडरी के केस में इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, सेकेंडरी के केस में इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो अभी हम प्राइमरी पर अप्लाई करते हैं। तो प्राइमरी के केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसको ईपी लिखेंगे और फ्राइडेज लॉज के अकॉर्डिंग ये होगा एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्राइडेज का सेकेंड लॉ हमने लगाया, चाहो तो यहाँ माइनस साइन लगा लो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। अब सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसको ईएस कह रहे हैं हम, और वो होगी सेकेंडरी के टर्न्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाइव बाई डी टी, इसको सेकेंड इक्वेशन कह रहे हैं। अब आपको ईएस को ईपी से डिवाइड कर देना है, रेशियो कैलकुलेट करनी है, ईएमएफ इन सेकेंडरी टू प्राइमरी, ये आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। ये इक्वेशन बन जाएगी थर्ड। अब इस थर्ड इक्वेशन में अगर आपके सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी के टर्न्स से ज्यादा हैं देखो, तो ये रेशियो एनएस बाई एनपी 1 से ग्रेटर आएगी। इसका मतलब ES बाई EP रेशियो 1 से ग्रेटर होगी। इट मीन्स ES EP से ग्रेटर होगा, यानी EMF सेकेंडरी में ज्यादा होगी, प्राइमरी में कम होगी। तो इट मीन्स EMF का पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को जिसके अंदर ये दो कंडीशंस फॉलो होती हो, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा हो और EMF सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा है, ऐसे ट्रांसफॉर्मर को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, यानी वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप करने। तो अप करने के लिए सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से बेसिकली ज्यादा होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है बच्चों, अगर यहाँ पे सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से कम रह जाते हैं तो NS बाई NP का रेशियो 1 से छोटा आ जाएगा, यानी ES बाई EP का रेशियो 1 से छोटा आएगा, यानी ES की वैल्यू EP से कम आएगी। तो सेकेंडरी में EMF कम रह जाएगी, प्राइमरी में EMF ज्यादा होगी। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बच्चों यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, स्टेप डाउन, यानी कि एक लेवल वोल्टेज को कम करने वाला। तो एक बार हम अभी इसको शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं जितना ट्रांसफॉर्मर किया। सबसे पहले तो है इसकी डेफिनेशन बच्चों, ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन। So static device that changes
एसी वोल्टेज, ठीक है। सेकंड है बच्चों, डेफिनेशन के बाद आपके पास इसके अंदर आता है कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स। कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट्स यूज हो रहे हैं। प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर की बनी हुई है, सेकेंडरी कोयल और सॉफ्ट आयरन। प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल और सॉफ्ट आयरन, ये है बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन। तीसरा पॉइंट है बच्चों इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में 2 लॉज लिख के आने हैं, फेराडेज लॉ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। फोर्थ पॉइंट है बच्चों इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है टर्न्स इन द सेकेंडरी टू प्राइमरी और वोल्टेज इन सेकेंडरी टू प्राइमरी। फिफ्थ पॉइंट है टाइप्स। टाइप्स हैं इसकी 2, स्टेप अप, स्टेप डाउन। 2 टाइप्स हैं। स्टेप अप में सेकेंडरी में वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होती है, सेकेंडरी में टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होते हैं। स्टेप डाउन में सेकेंडरी में वोल्टेज प्राइमरी से कम होती है, सेकेंडरी में टर्न्स प्राइमरी से कम होते हैं। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स अभी तक ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड। तो इनमें कोई डाउट? बाकी से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ट्रांसफॉर्मर से।